तो आज हम लोग PCPNDT एक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो एक्ट है वो 1994 का है, एक्ट नंबर 57 ऑफ 1994। इसकी इनैक्टमेंट और इन्फोर्समेंट डेट 20 सितंबर है 94 में ही, और इन्फोर्समेंट डेट 1 जनवरी 1996। इस एक्ट में टोटल 8 चैप्टर्स हैं। 8 चैप्टर्स जो हैं वो उसमें 34 सेक्शंस हैं और उसको 8 चैप्टर्स में बांटा गया है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये एक्ट बनाया क्यों है। इस एक्ट का बेसिक ऑब्जेक्ट जो है ना वो है प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन, कि मेल और फीमेल चाइल्ड के बर्थ से पहले ही जो उनके पेरेंट्स हैं वो ये पता करवाते हैं कि वो मेल चाइल्ड है कि फीमेल चाइल्ड है, और उसके बाद में फीमेल फीटिसाइड जो है वो उसका एक रिज़ल्ट निकल के आता है। तो उन सब चीज़ों को बचाने के लिए पहले ही प्रिकॉशन लेते हुए ये एक्ट को बनाया गया है। इसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट जो है वो तो प्रिलिमिनरी है, वो हम हर एक्ट के अंदर पढ़ते हैं, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट, डेफिनेशन वगैरह। चैप्टर 2 जो है वो हमें बात करता है, इसमें एक्ट में हम 3 तरीके की ऐसी क्लिनिक्स और सेंटर्स और लेबोरेटरीज़ करेंगे जो कि इस एक्ट को करने में हेल्प कर रहे हैं। सबसे पहले है चैप्टर 2 के अंदर, आप लोग देखो अगर बेयर एक्ट खोल रखा है तो, और बेयर एक्ट खोल के ही बैठोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप लोगों के लिए ईजी समझ में आएगा। चैप्टर 2 के अंदर पढ़ेंगे हम रेगुलेशन ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, जेनेटिक लेबोरेटरीज़ एंड जेनेटिक क्लिनिक। तो जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, लेबोरेटरीज़ एंड क्लिनिक्स, ये जो तीनों वर्ड्स हैं ना इनको अच्छे से लर्न कर लो, क्योंकि इस एक्ट के अंदर ये तीनों हमें बार बार में मिलने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर 3 के अंदर, अच्छा ये रेगुलेट कैसे होनी चाहिए वो हमें ये एक्ट चैप्टर 2 बता रहा है। चैप्टर 3 बता रहा है रेगुलेशन ऑफ प्री नैटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। सबसे पहले देखो इस एक्ट के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक तो प्री कंसेप्शन, एक प्री नैटल। प्री कंसेप्शन का मतलब है कि कंसीव होने से पहले, एंड प्री नैटल का मतलब है बिफोर बर्थ। तो बिफोर बर्थ कैसे आप डायग्नोस्टिक करा सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसे सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे हमें डायग्नोस्टिक कराने के लिए अलाउ किया गया है, वो हम चैप्टर 3 में पढ़ रहे हैं, उसका रेगुलेशन कैसे होता है। देन चैप्टर 4 सेंटर सुपरवाइजरी बोर्ड बनाया गया है, उसमें 7 to 16 ए डाल दिए। चैप्टर 5 के अंदर एप्रोप्रिएट अथॉरिटी एंड एडवाइजरी कमेटी। जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है सेक्शन 17 में, उसमें आप यही मार्क कर लो अपने इंडेक्स के अंदर कि 2A डेफिनेशन का सबसे पहला जो है वो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ही है, और 17 में बताया गया है, इतनी ही डेफिनेशन है उसकी। उसके बाद में चैप्टर 6 उसके अंदर रजिस्ट्रेशन है किसका, जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, जेनेटिक लेबोरेटरी एंड जेनेटिक क्लिनिक, इनका रजिस्ट्रेशन और जो भी है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसके बाद में कैंसिलेशन एंड सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और अपील उसके रिगार्डिंग। देन चैप्टर 7 में ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ बनेंगे और मिसलेनियस। तो अपन इस एक्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन इसका प्रीएम्बल पढ़ेंगे। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर प्रोहिबिशन ऑफ द सेक्स सिलेक्शन, यहाँ से स्टार्ट करो देखो। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन बिफोर और आफ्टर द कंसेप्शन एंड for the regulation of prenatal diagnostic techniques for the purpose of detecting genetic abnormalities or metabolic disorders or chromosomal abnormalities or certain congenital malformations or sex-linked disorders, and for the prevention of their misuse for the sex determination leading to female feticide and for the matters connected therewith and incidental thereto। तो इतना बड़ा है, लेकिन अपन इसमें सिर्फ 4 लाइन मार्क कर लेते हैं। बेसिकली 4 पॉइंट्स हैं, तो उसके अंदर ये पूरा इसका ऑब्जेक्ट कवर हो जाएगा। सबसे पहले तो हम मार्क करेंगे प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन। सेकेंडली हमारा है एंड फॉर द रेगुलेशन ऑफ प्री नैटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, जो हमने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे रेगुलेट होती है, रेगुलेशन ऑफ प्री नैटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। उसके बाद में नेक्स्ट लास्ट में आ जाओ, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द मिसयूज़ ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज़ ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एंड फॉर द मैटर्स कनेक्टेड देयरविद। तो ये 4 चीज़ें हैं। इसके बाद में आप लोगों के लिए एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, बी इट इनेक्टेड इन 45th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो ये 45th भी एक बार ध्यान में रखना। नेक्स्ट जो है
ये तो आप लोगों को आता होगा, इजी है। सेक्शन 2 पे आ जाते हैं हम लोग, और सेक्शन 2 में आप लोगों को इस तरीके से बताती रहूँगी, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे इसको आगे वैसे वैसे मैं इसको डेफिनेशन आप लोगों को बताती रहूँगी। सबसे पहले एप्रोप्रिएट अथॉरिटी की 2A मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि ए में दे रखी है, और 17 के अंदर वो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी क्या होती है वो बता रखी है। इसके बाद में बोर्ड, ईजी सी है, 7 में बोर्ड बता रखा है। देन BA, BB एंड BC ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले BB करो। एम्ब्रियो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद में 8 वीक्स तक जो रहता है वो एम्ब्रियो होता है। नेक्स्ट फीटस पे देखो कि 8 वीक्स के बाद में, 8 वीक्स होते हैं 56 डेज, ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसमें देखो। 8 वीक्स के बाद में जो 57th डे जो होता है वहाँ से फीटस हो जाता है। और इन दोनों का ही मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद में मतलब कंसेप्शन के बाद में बर्थ तक जो भी प्रोसेस के दौरान किसी भी स्टेज पे जो भी जो अंडरगोइंग स्टेट ऑफ अ चाइल्ड होती है उसको अपन कंसेप्टस बोल सकते हैं। तो BA, BB और BC ये तीनों हमें आ गए। नेक्स्ट C, D और E जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट में लर्न करवाया है, जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर विच प्रोवाइड्स फॉर द जेनेटिक काउंसलिंग ऑफ अ पेशेंट। C के अंदर देखो जेनेटिक काउंसलिंग के लिए प्रोवाइड करते हैं। जेनेटिक क्लिनिक्स क्या होती है? यूज्ड फॉर कंडक्टिंग अ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। कोई भी जगह, चाहे वो क्लिनिक, हॉस्पिटल हो, नर्सिंग होम हो, कुछ भी हो, जो कि प्रीनेटल डायग्नोस्टिक के काम आती है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं, अच्छा इसके एक्सप्लेनेशन में एक चीज़ देख लो कि ये इट इंक्लूड व्हीकल ऑल्सो। देन अपना आ गया है जेनेटिक लेबोरेटरी। लेबोरेटरी क्या होती है? जहाँ पे टेस्ट और सैंपल का एनालिसिस होता है। ये हो गया कंप्लीट। देन F में हम पढ़ रहे हैं गायनेकोलॉजिस्ट। F यानी फीमेल, उसे याद रख लो आप लोग अगर याद रह जाए तो। और जो पोस्ट ग्रेजुएशन जिसने गायनेकोलॉजी में कर रखी है वो गायनेकोलॉजिस्ट होता है। देन I में आ जाओ, प्री नेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर में मैं बहुत सारे प्रोसीजर बता रखे हैं I में। पीडियाट्रिशियन भी कर लेना जिसने PG कर रखी हो पीडियाट्रिक्स में। देखो इट मीन्स ऑल द गायनेकोलॉजिकल, ऑब्स्टेट्रियल, मेडिकल प्रोसीजर, अल्ट्रासोनोग्राफी, फीटोस्कोपी, ये सारे प्रोसीजर बता दिए गए हैं। प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है वो K में बताया है। टेक्निक्स क्या होती है वो J में बताइए। मतलब I, J और K ये तीनों ही प्रीनेटल से रिलेटेड हैं। पहले प्रोसीजर, देन टेक्निक्स, देन टेस्ट। उसके बाद में L में प्रेस्क्राइब और M में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये तो हम बार बार में पढ़ते आ रहे हैं, CRPC में भी पढ़ा है हमने। सेक्शन 2 ऑफ मेडिकल काउंसिल एक्ट क्लॉज H में बता रखा है, एंड हुज नेम हैज़ बीन एंटर्ड इन स्टेट मेडिकल रजिस्टर। रेगुलेशन ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं। O ये इंपॉर्टेंट है, ये लर्न कर लो। सेक्स सिलेक्शन क्या होता है? कोई भी ऐसी तरीके की टेक्निक हो या टेस्ट हो या कोई प्रिस्क्रिप्शन हो या प्रोसीजर हो जो ये बताए कि जो एम्ब्रियो है ये एक पर्टिकुलर सेक्स का होगा, वेदर इट इज़ मेल और फीमेल, यही सेक्स सिलेक्शन होता है। इसके बाद में सोनोलॉजिस्ट और इमेजिंग स्पेशलिस्ट, जिसने मेडिकल काउंसिल एक्ट के अंदर कुछ क्वालिफिकेशन पजेस करी हो इसके रिगार्डिंग, स्टेट बोर्ड देख लेना। और स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इन रिलेशन टू यूटी बता रखा है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर हम कॉन्स्टिट्यूशन के 239 के अंदर जो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है उसको हम इन रिलेशन टू यूटी जो होगा वो उसको स्टेट गवर्नमेंट मानेंगे। तो ये लर्न कर लेना। और ये लास्ट है और आर में गिवन है इसकी डेफिनेशन। इसके बाद में चैप्टर 2 पे आ जाते हैं। उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, जेनेटिक लेबोरेटरीज एंड जेनेटिक क्लीनिंग, इन तीनों का रेगुलेशन किस तरीके से किया जाना चाहिए वो हमें सेक्शन 3 में बता रखा है। और 3A और 3B, 3A जो है हमने सेक्स सिलेक्शन पढ़ा भी क्या होता है, उसको प्रोहिबिट करता है 3A। और 3B जो है प्रोहिबिशन ऑन द सेल ऑफ अल्ट्रासाउंड मशीन एसेक्ट्रा टू द पर्सन, लेबोरेटरी, क्लिनिक एसेक्ट्रा नॉट रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। क्योंकि इस एक्ट के अंडर में जो भी चीज़ें रजिस्टर्ड है वही ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदरवाइज वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, पनिशेबल ऑफेंस होगा। सेक्शन 3 पढ़ते हैं हम लोग। ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट नो जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, और ये तीनों शेल कंडक्ट और एसोसिएट विद और हेल्प इन कंडक्टिंग द एक्टिविटीज़। ये शेल कंडक्ट, एसोसिएट और हेल्प इन कंडक्टिंग।
नो जेनेटिक काउंसलिंग और ये शैल एम्प्लॉय और कॉस्ट टू एम्प्लॉय और टेक सर्विस, जो कि हु डज़ नॉट पजेस द क्वालिफिकेशन, ऐसा पर्सन जिसने क्वालिफिकेशन पजेस नहीं करी है उसको एम्प्लॉय नहीं करेंगे, ऐसी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कंडक्ट और एसोसिएट भी नहीं करेंगे। और थर्ड पॉइंट क्या कहता है, नो मेडिकल जेनेटिसिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और एनी अदर पर्सन, ये सारे यहाँ पे जो पर्सनस है जिनके पास स्पेशल नॉलेज होती है उनका नाम बता रखा है। दे शैल कंडक्ट और कॉस्ट टू कंडक्ट और ये एड इन द इन्वेस्टिगेशन एट अ प्लेस अदर, जो प्लेस रजिस्टर्ड है उसी प्लेस पे ये लोग प्रैक्टिस करेंगे और ऐसा एक्ट परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज जो रजिस्टर्ड नहीं है वहाँ ये परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ये बता रखा है एनी प्लेस, एनी अदर पर्सन, any prenatal diagnostic technique at a place other than the no medical cause to be conducted or aid in conducting himself। आगे समझ में। उसके बाद में 3A और 3B मैं आप लोगों को समझाई चुकी हूँ। ये प्रोहिबिट सेक्स सिलेक्शन और ये अल्ट्रासाउंड मशीन्स को बेचने के लिए मना करता है। सेक्शन 4 पे आ जाते हैं, रेगुलेशन ऑफ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। तो ये किस तरीके से रेगुलेट होगी इस एक्ट के आने के बाद। नो पर्सन इंक्लूडिंग द रजिस्टर्ड जेनेटिक, ये सारे नाम बता दिए। शैल यूज़ और कॉज टू बी यूज एनी पर्सन फॉर कंडक्टिंग ए प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्सेप्ट फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड अंडर क्लॉज 2। क्लॉज 2 के अंदर जो पर्पस दे रखे हैं सिर्फ उसी में ही हम प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक कर सकते हैं, अदरवाइज प्रोहिबिटेड है। क्लॉज 2 में क्या दे रखा है वो पढ़ते हैं। नो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक शैल बी कंडक्टेड एक्सेप्ट क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, genetic metabolic disease, hemoglobin pathies, sex-linked genetic disease, congenital anomalies and any other abnormalities or the disease as may be specified by the Central Supervisory Board। एक तो ये देखो, ये 5 तो हमें लर्न करनी है और उसके बाद में जो एनी अदर एबनॉर्मलिटीज़ और डिजीज़ है वो किसने बताई हुई हो, सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड ने बताई हुई हो। देन क्लॉज 3 कहता है कि जो भी पर्सन ये कर रहा है प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, वो अपने आप को ये सेटिस्फाई करेगा कि द एज ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन इज़ अबव 35 ईयर्स एंड द प्रेग्नेंट वुमेन हैज़ अंडरगॉन 2 और मोर spontaneous abortion or the fetal loss, the pregnant woman had been exposed to potentially teratogenic agents such as the drug, radiation, infections or chemicals. The pregnant woman or her spouse has a family history of the mental retardation or the physical deformities such as, ये जो डिफॉर्मिटीज़ बता रखी है ये और एनी अदर कंडीशन एज में भी स्वेट। तो ये जो 5 कंडीशन दे रखी है नीचे देखो, सेकंड में भी हमें 5 डिजीज़ बता रखी है या एबनॉर्मलिटीज़ बता रखी है और थर्ड में भी हमें 5 चीज़ें दे रखी है, कुछ ऐसी कंडीशन दे रखी है जो कि पहले सेटिस्फाई होनी चाहिए। प्रोवाइडेड दैट द पर्सन कंडक्टिंग अल्ट्रासोनोग्राफी ऑन द प्रेग्नेंट वुमेन शैल कीप अ कंप्लीट रिकॉर्ड देयर ऑफ इन द क्लिनिक इन सच अ मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब अंडर सेक्शन 6 और 7। नो पर्सन इंक्लूडिंग अ रिलेटिव, 4th क्लॉज पढ़िए, और द हस्बैंड ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन शैल सीक और एनकरेज द कंडक्ट ऑफ एनी प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक और ऑन हर एक्सेप्ट फॉर द पर्पज ऑफ 2। कोई भी रिलेटिव जो होगा वो भी इस तरीके की प्रैक्टिस के लिए एनकरेज नहीं करेगा अनलेस 2 की जो सर्कमस्टांसेज है वो फुलफिल नहीं होती हो। देन 5th में आ जाते हैं, नो पर्सन इंक्लूडिंग द रिलेटिव और द हस्बैंड शैल सीक और एनकरेज द कंडक्ट ऑफ एनी एक्टिविटीज़ ऑन हिम और नहीं करेगा वो, बस हमें देखना। इसके अंदर तो आप लोग ध्यान रखो यहाँ पे सीक और एनकरेज द कंडक्ट ऑफ ये और ये। नेक्स्ट सेक्शन 5th बात करता है रिटन कंसेंट ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन एंड द प्रोहिबिशन ऑफ कम्युनिकेटिंग द सेक्स ऑफ द फीटस। 5th में बताता है कि सेक्शन 3 के क्लॉज 2 में कोई भी पर्सन जो प्री नेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर कर रहा है वो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखेगा। सबसे पहली चीज़, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको सारी बातें एक्सप्लेन करेगा, जो प्रोसीजर है वो एक्सप्लेन करेगा। ये हमें ए में बता रखा है। बी में क्या है, एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में हम उसकी कंसेंट लेंगे, रिटन कंसेंट होगी। और थर्ड क्या बता रखा है कि जो कॉपी ऑफ द रिटन कंसेंट है इट शुड बी गिवन टू द प्रेग्नेंट वुमेन।
सेकेंड क्लॉज इसका इम्पॉर्टेंट है कि इन ऑल द केसेस जो जिसमें भी हम उसका प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट कर रहे हैं उसको हम सेक्स सिलेक्शन जो है वो नहीं बताएंगे. सेक्स सिलेक्शन मतलब शी शुड नॉट बी कम्युनिकेटेड द सेक्स ऑफ द एम्ब्रियो और द फीटस. नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स प्रोहिबिटेड. इसका ए पॉइंट क्या कहता है कि ये जो तीनों मैंने आपको चीज़ें बताई, जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, लेबोरेटरीज़ और क्लिनिक जो है, ये इस तरीके का कोई भी एक्ट कंडक्ट नहीं करेंगे जिसकी वजह से क्या हो, हम क्या डिटरमाइन कर सके सेक्स ऑफ द फीटस. सेकेंड, नो पर्सन शैल कंडक्ट और कॉज टू कंडक्ट वही है, अल्ट्रासोनोग्राफी ऐसा कुछ नहीं करेगा. सब पहले तो जो ये तीनों चीज़ें बता दी, सेकेंड में नो पर्सन लिखा हुआ है और थर्ड में नो पर्सन शैल बाय व्हाटसो एवर मीन्स कॉज और अलाउड टू बी कॉज सिलेक्शन ऑफ द सेक्स बिफोर और आफ्टर द कंसेप्शन. तो ये तीनों के अंदर हमें क्या पता रखा है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स जो है वो प्रोहिबिटेड है सेक्शन 6 में. चैप्टर 4 की तरफ मूव करते हैं. चैप्टर 3 तो छोटा सा था, हमें समझ में आ जाना चाहिए. इनका रेगुलेशन बता दिया पहले, रिटन कंसेंट बता दी और प्रोहिबिशन बता दिया किसका, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स का. अब चैप्टर 4 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड. तो सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड जो है इसका कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 7 में हो रहा है और सेक्शन 7 में इसको कौन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट. क्लॉज 1 पढ़ लीजिए. क्लॉज 2 के अंदर बता रखा है कि द बोर्ड शेल कॉन्सिस्ट ऑफ, कितने लोग होंगे इसमें, तो A to H जो बता रखा है इतने लोग इस बोर्ड में होने चाहिए. सबसे पहले मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री और द डिपार्टमेंट ऑफ द फैमिली वेलफेयर हु शेल बी द चेयरमैन एक्स ऑफिशियो. जो भी डिपार्टमेंट ऑफ द फैमिली वेलफेयर होगा वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ दिस सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड होगा. सेकेंडली, द सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चार्ज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द फैमिली वेलफेयर हु शैल बी द वाइस चेयरमैन. तो ये जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होंगे तो एक्स ऑफिशियो हो गए. नेक्स्ट, सी में पढ़िए. 3 members to be appointed by the central government to represent the ministries of the central government in charge of the women and child development and the department of legal affairs or the legislative department in the ministry of law and justice and Indian system of the medicine and homeopathy. इस ये भी एक्स ऑफिशियो. इसका जो मिनिस्टर हो गया ये ले लेंगे हम, इसके जो मेंबर्स होंगे यहाँ के उनको ले लेंगे हम. 3 मेंबर यहाँ से ले लेंगे हम. कौन कौन से मेंबर होंगे, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन चार्ज ऑफ द, एक तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल अफेयर्स और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी. इसके 3 लोग ले लेंगे, वो एक्स ऑफिशियो हो जाएंगे. डी में बता रखा था डायरेक्टर जनरल ऑफ द हेल्थ सर्विस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो एक्स ऑफिशियो हो जाएगा. देन ई के अंदर बता रखा है कि 10 members to be appointed by the central government, 2 each from the among. मतलब 5 बता रखे हैं इसमें, हमें 5 पॉइंट जो है उसमें से हर एक में से 2-2 लोग ले लेंगे, ऐसे 10 लोग हो जाएंगे. सबसे पहला एमिनेंट मेडिकल जेनेटिस्ट, देन एमिनेंट गायनेकोलॉजिस्ट, उसके बाद में हमारा आ गया पीडियाट्रिशियन, आ गया सोशल साइंटिस्ट, आ गया रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन. इसको एज इट इज़ सारी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक नज़र रखना आप लोग ताकि लिखने में इजी रहे, या अगर जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो हम उसको आइडिया लगा सकें कि अगर एक्सक्लूड भी करना है तो क्या करना है. मोस्टली इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं ये मतलब चारों पॉइंट आ जाते हैं, उसके बाद में ऑल ऑफ द अबव में आ जाते हैं. लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सा एक ध्यान रखो कि अगर हमें एक्सक्लूड भी करना हो तो अगर कोई डिफरेंट सा नेम आ जाए तो उसको एक्सक्लूड कर दें. एफ जो है इसका वो इम्पॉर्टेंट है. 3 women member of the parliament of whom 2 shall be elected by the house of people and 1 by the house of council. 3 वुमेन होंगी पार्लियामेंट से. ये जो एफ है इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी, इसलिए इस पर ध्यान रखो. 4 members to be appointed by the central government by rotation to represent the state and the union territories, 2 in the alphabetical orders and 2 in the reverse alphabetical order, provided that no appointment under this clause shall be made except on the recommendation of the state government as the case may be the union territories. 4 लोग जो होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, वो रिप्रेजेंट करेंगे स्टेट्स और यूटीज़ को और रिवर्स ऑर्डर के अंदर, मतलब इन रोटेशन में पहले स्टेट वाले कर लेंगे, यूटी वाले कर लेंगे. देन एच में बता रखा है एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी और इक्वलेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन चार्ज ऑफ द फैमिली वेलफेयर हु शैल बी
द मेंबर सेक्रेटरी एक्स ऑफिशियो। तो ये कितने लोग हो गए टोटल? देखो, ए में, बी में 1 2 3 4 5 6, 6 और 10 16, 17 18 19 20 21 22 23 और 1 24। तो 24 लोग हो गए। द मेंबर 8 पढ़ रहे हैं। टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर, देखो जो टर्म में बता रखा है वो इनका अलग अलग टर्म दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है इन केस ऑफ द अपॉइंटमेंट अंडर क्लॉज ई और क्लॉज एफ। ई और एफ के अंदर कौन कौन अपॉइंट हुआ है? 10 मेंबर थे ई के अंदर, और एफ के अंदर 3 वुमेन मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, जिसमें से 2 जो होगी इट शैल बी इलेक्टेड बाय द हाउस ऑफ द पीपल एंड 1 बाय द हाउस ऑफ काउंसिल ऑफ द स्टेट, राज्यसभा से आएगी। तो इनका तो 3 years का होगा। फिर इसके प्रोवाइडेड में दे रखा है दैट द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर इलेक्टेड इन एफ। एफ के अंदर जो 3 वुमेन आई है, इट शैल केम टू एन एंड एज सून एज द मेंबर बिकम्स द मिनिस्टर और द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट और द डेप्यूटी मिनिस्टर और द स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल और द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। मतलब ये जब मिनिस्टर बन जाएगी या डेप्यूटी मिनिस्टर बन जाएगी तो उसमें इनका टर्म सीज हो जाएगा। नेक्स्ट, इन केस ऑफ द अपॉइंटमेंट अंडर जी ऑफ द सेड क्लॉज, जी के अंदर कौन थे? 4 मेंबर्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करी थी स्टेट और यूटी के, उनका अपॉइंटमेंट जो है वो 1 साल तक रहेगा। अगर कोई कैजुअल वैकेंसी हो जाती है तो फिर उसको फुलफ़िल कर लेंगे, और जो रिमाइंडर टर्म जितने टाइम के लिए वो वेकेंट रहना था उतने टाइम के लिए हम उसको अपॉइंट कर देंगे। वाइस चेयरमैन जो होगा शैल परफॉर्म ऑल द फंक्शंस एंड द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द मेंबर इन चार्ज ऑफ द फंक्शन शैल बी एज मे बी, जो भी प्रिस्क्राइब्ड है वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे। 9 के अंदर मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड दे रखी है। मीटिंग्स में आप ये देखो जो भी प्रोवाइडेड बाय द रेगुलेशन है वो 9 का, इसका प्रोवाइडेड में देखो, द बोर्ड शैल मीट एटलीस्ट 1 in 6 month। पहली चीज़ तो ये। सेकेंड मार्क करो आप, द चेयरमैन and in his absence the vice chairman shall preside the meetings of the board. If for any reason chairman or vice are unable to attend the meeting of the other member chosen by the ठीक है, वो प्रेसाइड कर लेंगे, अदर मेंबर प्रेसाइड कर लेंगे अगर ये नहीं आते हैं। ऑल द क्वेश्चंस विच कम अप बिफोर द मीटिंग ऑफ द बोर्ड शैल बी डिसाइडेड by the majority and in event of the equality of vote the chairman or in his absence the person presiding shall have exercised the second or casting vote and the member shall be ex officio member receive the allowance if any from the board as may be prescribed। ex officio जो होंगे उनको बोर्ड जो प्रिस्क्राइब कर रखा है वो सारी अलाउंसेस मिल जाएगी। तो इसमें 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमने करा एटलीस्ट 1 in 6 month इसकी मीटिंग होगी, और प्रिसाइड कौन करेगा? वाइस चेयरमैन कर लेगा, वाइस चेयरमैन कर लेगा, और अगर वो दोनों ही नहीं है तो जो भी इसको मीटिंग को प्रिसाइड जो भी क्या कर रहा है, अनेबल टू अटेंड द अदर मेंबर चूजन बाय द मेंबर्स प्रेजेंट, वो प्रिसाइड कर लेगा। 10 के अंदर है वैकेंसीज एक्सेट्रा नॉट टू इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोर्ड। अगर कोई भी सीट वेकेंट है और बोर्ड ने अगर कोई डिसीजन लिया है तो जस्ट बिकॉज ऑफ द वैकेंसी ऑफ द सीट, तो उस वेकेट होने से ये जो बोर्ड का डिसीजन है ये क्या नहीं होगा, इनवैलिडेट नहीं होगा। एनी वैकेंसी और एनी डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड, या फिर बी के अंदर पढ़ो एनी डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सन एक्टिंग एज अ मेंबर और एनी इरेगुलरिटी, इस तरीके से वो क्या होगा, डिसीजन इनवैलिड नहीं माना जाएगा। 11 के अंदर हम ये जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें लर्न करने की कोई भी चीज़ नहीं है, और ये एक्ट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, सारे सेक्शन से हम इसलिए डील करते हैं क्योंकि मोस्टली क्या है, हम जितनी भी जुडिशल में देखें ये एक्ट ईजिली आता नहीं है। तो एक बार ही हम गो थ्रू कर लेंगे तो जो पहली बार इस एक्ट को पढ़ रहा है उसे ये पता लग जाएगा कि वो गलत डायरेक्शन में नहीं पढ़ रहा, एक ओवरव्यू मिल जाएगा हर सेक्शन का। बाकी लर्न करने का तो आप ही लोगों के ऊपर है कि हर चीज़ को एटलीस्ट इतना तो लर्न हो कि इस सेक्शन में ये चीज़ दे रखी है। लैंग्वेज तो हम लर्न कर ही नहीं रहे। 11 पे आ जाते हैं, टेम्पररी एसोसिएशन ऑफ द पर्सन विद द बोर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। इसमें क्या होता है, बोर्ड के जितने भी मेंबर्स होते हैं उसके अलावा अगर बोर्ड को किसी भी अदर पर्सन की असिस्टेंस चाहिए है तो दैट पर्सन कैन बी द टेम्पररी पर्सन फॉर द पर्टिकुलर पर्पस। एनी पर्सन whose assistance or the advice it may desire in carrying out the
फॉर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो इसके अंदर कोई वो बड़ी बात नहीं है। फॉर द पर्पज शैल हैव द राइट टू टेक पार्ट इन द डिस्कशन में भी पार्ट लेंगे वो लोग, लेकिन इनके पास राइट टू वोट नहीं होगा एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड शैल नॉट बी द मेंबर फॉर एनी अदर पर्पज। तो 11 का क्लॉज 2 मार्क कर लीजिए। क्या चीज़ नहीं होगी इनके पास? राइट टू टेक पार्ट इन द डिस्कशन तो होगा, बट शैल नॉट हैव अ राइट टू वोट एंड, एक सेकेंड, ही कुछ ज़्यादा ही बड़ा मार्क हो गया, मेंबर नहीं कहलाए जाएंगे। और ये अब हमने ये तो नॉर्मल मेंबर्स बता दिए थे उसके। अब अदर ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ की भी तो ज़रूरत होगी, तो अपॉइंट कौन करेगा? 12 के अंदर दे रखा है बोर्ड अपॉइंट करेगा सच अदर नंबर ऑफ ऑफिसर एंड द एम्प्लॉयज़ एज इट मे कंसीडर नेसेसरी। देन इसके प्रोवाइडेड में बता रखा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द सच कैटेगरी ऑफ द ऑफिसर एज मे बी स्पेसिफाइड शैल बी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से होगा और उनको रेम्यूनरेशन क्या मिलेगा, जो कि रेगुलेशन में स्पेसिफाइड है। इसके बाद में हम 13 पे आ जाते हैं, ऑथेंटिकेशन ऑफ द ऑर्डर एंड द अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द बोर्ड। जो भी बोर्ड डिसीजंस देगा या जो भी ऑर्डर्स देगा, वो उस पर जब भी सिग्नेचर ऑफ चेयरमैन हो गया, दैट मीन्स दैट इज़ ऑथेंटिकेटेड ऑर्डर एंड द ऑथेंटिकेटेड इंस्ट्रूमेंट। एक बार रीडिंग कर देती हूँ इसकी। ऑल द ऑर्डर्स एंड द डिसीजंस ऑफ द बोर्ड शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय द सिग्नेचर ऑफ द चेयरमैन और एनी अदर मेंबर ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड, and all the other instruments shall issued by the board shall be authenticated by the signature of the member secretary or any other officer of the board authorized in a like manner in this behalf। एक बार आप लोग ये मार्क कर लो, जो ऑर्डर्स और डिसीजन है, मैंने सिर्फ इसी के बारे में बताया। ऑर्डर्स और डिसीजन पे तो सिग्नेचर होगा चेयरमैन का और अदर इंस्ट्रूमेंट पे किसका होगा? सिग्नेचर ऑफ मेंबर सेक्रेटरी। देन 14 में आ जाते हैं, डिस्क्वालिफिकेशंस क्या होगी? अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स की। अपॉइंटमेंट कौन से सेक्शन में हुआ था? ये आप लोग जैसे ही पढ़ते जाओ ना, साथ के साथ लिखते जाया करो ताकि आप लोगों को लर्न होता रहे। अपॉइंटमेंट सेक्शन 17 में किया है और 17 का 7 2 14, तो 14 में इसका क्या हो गया? डिस्क्वालिफिकेशंस हो गई, हटा देंगे 14 के अंदर। तो ए से लेके एफ तक दे रखा है। कन्विक्टेड है, सेंटेंस हो गया, इम्प्रिजनमेंट हो गई मॉरल टर्पिट्यूड पे, और इंसॉल्वेंट हो गया, अनसाउंड माइंड का है, वही जो हम सारे बैरेक्ट्स में पढ़ते जा रहे हैं। रिमूव्ड एंड डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट और द कॉर्पोरेशन ओन एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट एंड एज इन ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सच फाइनेंशियल और द अदर इंटरेस्ट लाइकली टू अफेक्ट प्रीजुडिशियली, ये सब हो गया। 6th पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एफ हैज़ इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बीन एसोसिएटेड विद the use or the promotion of the prenatal diagnostic technique for the determination of the sex और विद एनी सेक्स सिलेक्शन टेक्निक। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि क्या करता है, यूज़ करता है और प्रमोशन करता है प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स का। तो ये एफ पॉइंट के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, ये इस एक्ट के रिलेशन में हमने डिस्क्वालिफिकेशन बताई है। देन 15 के अंदर एलिजिबिलिटी ऑफ द मेंबर फॉर रीअपॉइंटमेंट, जिसको डिस्क्वालीफाई कर दिया ही इज़ एलिजिबल टू बी रीअपॉइंटमेंट एज सच मेंबर। इसके प्रोवाइडेड में क्या दे रखा है? दैट नो मेंबर अदर देन द एक्स ऑफिशियो मेंबर शैल बी अपॉइंटेड फॉर मोर देन 2 consecutive टर्म्स। मतलब जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हमने अपॉइंट करे थे उनको 2 बार से ज़्यादा भी अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी मेंबर्स हैं उनको एक बार में सिर्फ 2 बार के लिए अपॉइंट कर सकते हैं और 2 से ज़्यादा टर्म्स के लिए हम उनका अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। इसके बाद में मतलब एक्स ऑफिशियो इसका एक्सेप्शन हो गया, इसको मार्क कर लो आप लोग अच्छे से। मैं स्लाइड को आगे करना भूल गई। चलो आगे पढ़ते हैं। बाकी आप लोग बेयर एक्ट तो लेके बैठे ही होंगे और बेयर एक्ट से पढ़ते जा रहे होंगे। 16 पढ़ते हैं, फंक्शंस ऑफ द बोर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। बोर्ड शैल परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस। पहली चीज़ तो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा ऑन द पॉलिसीज़ और द मैटर्स रिलेटेड टू, अब ये तो हम बिना देखे भी बता सकते हैं इस एक्ट में क्या है, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, सेक्स सिलेक्शन टेक्निक और उनके मिसयूज़ के लिए बोर्ड क्या करेगा, एडवाइस करेगा, रिव्यू करेगा एंड मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। ये एक्ट जो बना है इसका इम्प्लीमेंटेशन एंड क्या बोलते हैं, अगर इम्प्लीमेंट हो भी गया तो वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसको कौन चेक करेगा, इसका रिव्यू जो है ये बोर्ड ही करेगा। थर्ड थिंग, टू क्रिएट अ पब्लिक अवेयरनेस अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ द प्री कंसेप्शन सेक्स सिलेक्शन, पब्लिक अवेयरनेस करवाना, ले डाउन कोड ऑफ कंडक्ट टू बी ऑब्जर्व बाय द पर्सन, कोड ऑफ कंडक्ट ले डाउन करना।
5th पॉइंट में दे रखा है टू ओवरसी द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस बॉडीज़ and to take appropriate steps to ensure it proper and effective implementation in any other functions। तो ये 6 फंक्शंस हैं और ये आपको ये इसको लर्न कर ही लेना क्योंकि इम्पॉर्टेंट ही है। इसके बाद में हम आते हैं 16A, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड एंड यूनियन टेरिटरी सुपरवाइजरी बोर्ड। अब देखो हमारा इधर हमने क्या वो किया था, एक बार डेफिनेशन क्लॉज खोल के 2Q में चले जाओ। 2Q किधर है, ABCD, ये रहा। 16A के अंदर जो बना हुआ है ये देखिए, ये रहा 16A में बना हुआ है, ये पढ़ने वाले हैं हम लोग अब। और जिस तरीके से देखो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, ऐसे आप भी जैसे जैसे पढ़ते जाओ तो मेंशन कर लिया करो, तो उससे क्या होगा, आप लोगों को जैसे आगे डायरेक्ट पढ़ते जाओगे उसी टाइम पे आपको डेफिनेशंस लर्न हो जाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड एंड यूटी सुपरवाइजरी बोर्ड। अब देखो इनका कॉन्स्टिट्यूशन और इनके फंक्शन एक ही सेक्शन में डाल दिए 16A के अंदर। तो स्टेट और यूटी जो होंगे ये अपना कॉन्स्टिट्यूट कर लेंगे बोर्ड्स, और इनके फंक्शन क्या होंगे, वही हमने जो पीछे पढ़े, क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस, रिव्यू द एक्टिविटीज़ ऑफ द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। 4th में दे रखा है टू सेंड सच कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स, ये इंपॉर्टेंट हो गया, इनको रिपोर्ट्स बना करके सेंड करनी है। एनी अदर फंक्शन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। 2nd में क्या दे रखा है, अब मेंबर्स कितने होंगे ये 2nd क्लॉज में दे रखा है। 2nd क्लॉज देखिए, द बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन द स्टेट हु शैल बी चेयरपर्सन एक्स ऑफिशियो। देखो उधर सेंटर का था, इधर स्टेट का हो गया। सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये वाइस चेयरपर्सन हो गया। Secretary or the Commissioner in charge of the development of the women and child development, social welfare, law and Indian system of the medicine and the homeopathy, ex officio or their representative। ये भी ex officio हो गया, होम्योपैथी वाला ये भी हमने वहाँ पढ़ा था। D में बता रखा डायरेक्टर ऑफ द हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर, सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, स्टेट गवर्नमेंट, ये भी ex officio हो गया। 3 women member of the legislative assembly or the council, 10 members to be appointed by the state government, eminent social scientist and the legal expert। ये सारे हमने वहाँ पढ़ रखे हैं। अगर आप लोगों ने एक जगह लर्न कर ली ना तो दूसरी जगह मेरे हिसाब से याद हो जाएगा, क्योंकि इतना डिफरेंस दोनों में नहीं है। इसके बाद में एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द जॉइंट डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ द फैमिली वेलफेयर हु शैल बी द मेंबर सेक्रेटरी एक्स ऑफिशियो। तो एक बार टोटल मेंबर मैं बता देती हूँ ताकि ईजी रहे आप लोगों के लिए। और एक चीज़ याद कर लेना कि ये 16A के क्लॉज 2 में दे रखा है कि इसमें कितने मेंबर्स होंगे। सबसे पहले एक चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा, 2 लोग ये हो गए, 2 एक्स ऑफिशियो हो गए। इसके बाद में 3 वुमेन हो गए जो कि LA और LC से आ गए। उसके बाद में 10 जो हो गए वो स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिए। उसके बाद में एक मेंबर सेक्रेटरी हो गए। द स्टेट बोर्ड मीट एट लीस्ट वंस इन अ 4 मंथ, 4 महीने में एक बार तो ये स्टेट बोर्ड बैठेगा ही बैठेगा। उधर शायद 6 महीने में एक बार था, कंफर्म कर लेना। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर अदर देन द एक्स ऑफिशियो, 3 ईयर टर्म होगी। वहाँ पे टर्म्स अलग अलग दे रखी थी। इफ़ द वैकेंसी अकर्स तो उसको फुलफ़िल कर ली जाएगी फ्रेश अपॉइंटमेंट से। इसके बाद में वही चीज़ है, अगर ये मिनिस्टर बन गया या स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर बन गए तो सीज टू बी द मेंबर ऑफ द स्टेट बोर्ड। 7th पॉइंट इंपॉर्टेंट करो, 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द स्टेट बोर्ड शेल कॉन्स्टिट्यूट अ कोरम। ये 7th क्लॉज में दे रखा है कि कोरम किससे बनेगा, कोरम बनेगा 1/7 लोगों से। इसके बाद में 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड, द स्टेट में को ऑप्ट अ मेंबर एज वेन रिक्वायर्ड नंबर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑफ द मेंबर शेल हैव द फंक्शन एंड एक्सेप्ट राइट टू वोट शेल अबाइड रूल्स एंड, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन से वही होंगे जो कि जिनके पास राइट टू वोट है। इसके बाद में इन रेस्पेक्ट ऑफ द मैटर्स नॉट स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन द स्टेट बोर्ड शेल फॉलो द प्रोसीजर एंड कंडीशंस एज आर एप्लीकेबल टू द बुक। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी, और जो भी लर्न करने वाली चीज़ें हैं वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी ज़्यादा सेक्शन नहीं है तो मेरे हिसाब से लर्न हो सकता है ये डायरेक्ट, और आप लोगों को मार्क्स गेन करने में इजी रहेगा फिर। तो नेक्स्ट जो है वो मैं नेक्स्ट
वीडियो के अंदर इंक्लूड करती हूँ चैप्टर 5, 6, 7, 8। बाकी हमने अभी 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी के 4 जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल देती हूँ, अदरवाइज़ ये बड़ी हो जाएगी और आप लोगों को भी पढ़ने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो जल्दी लर्न होगा।